2023 की अगर मैं बात करूं, 2023 के बाद 24 आएगा और 24 के बाद वो साल आएगा जिसमें साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि भारत के कई सारे इलाके वाटर स्केर्सिटी से परेशान हो जाएंगे। तो अपने लिए खाने के लिए तुम चाहे चना लेके आओ, चाहे दाल मोट, चाहे चाय लेके आओ, चाहे कॉफी और चाहे पानी की बोतल ही सही, ठीक है, लेकिन जो भी तुमको लाना है प्लीज लाके रख लो यार उसको। ये हमारे डॉक्टर डोगेश है और डॉक्टर डोगेश कह रहे हैं कि पानी पिया कर भाई, बिना पानी पीने से कुछ नहीं होता। जब तक पानी नहीं पियोगे जीवन में मजा नहीं आएगा। बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पेड बैच में जुड़े हुए उड़ान के अंदर, वो जानते हैं कि परमाणु हथियार को मैं बंद करता हूँ क्लास में अगर कभी भी चालू होता है। देखिए टंका क्या होता है, टंका ना एक लार्ज टैंक होता है, बहुत बड़ा सा टैंक है जिसमें क्या किया जा रहा है, जो छत पे बारिश का पानी जमा हो रहा है उसको पाइप के सहारे उस टैंक में ला करके स्टोर कर दिया जा रहा है। कभी सोचा है आपने यार कि अगर लाइफ में पानी ना हो तो क्या होगा? मतलब जिस पानी का आप इस्तेमाल आप पीने के लिए करते हो, खाना बनाने के लिए करते हो, कपड़े धोने के लिए करते हो, ना जाने कितने सारी चीजों के इस्तेमाल करते हो, अगर वो पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? कभी इमेजिन किया है? वर्ल्ड वॉर थर्ड अगर हुई तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, दैट इज वाटर। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप सब, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर और आपके अपने प्यारे बैच यानी आपके प्यारे चैनल जबरदस्त चैनल उड़ान के ऊपर। और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर, आपका फ्रेंड, ठीक है, कुणाल दिस साइड। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों क्या है कि आज जब मैं पानी की इस बोतल को उठा करके घूम रहा था, है ना, पानी का एक बोतल जिसमें बहुत सारा पानी है ना, करीब 1 लीटर के आसपास तो पानी होगा ही होगा। जब इस पानी की बोतल को उठा के मैं घूम रहा था और मतलब इधर उधर जा रहा था, इनफैक्ट अगर मुझे याद है तो आज इनफैक्ट मैं जब ये ऑफिस आ रहा था, जब मैं स्टूडियोज आ रहा था रिकॉर्ड करने के लिए आपके लेक्चर को, तो ऑटो से आते वक्त मुझे एक ना बड़ा अलग सा साइट दिखा। मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो एक नल है उसके नीचे खड़े हुए हैं, लाइन लगा करके पानी भर रहे हैं। और मतलब देखने वाला साइट था यार कि वहां पे लोगों की संख्या करीब 20-25 थी और जो पानी आ रहा है नल से वो एक ही नल है, उसके पीछे सब लोग वेट कर रहे हैं खड़े हुए कि कब पानी मिल जाए कब ना मिल जाए। तो ये देख करके मेरे को लगा, एक बार दिमाग में गया कि यार कितनी बार ऐसा होता है जब मैं, आप, हम सारे लोग मिलकर के इस पानी को वेस्ट करते हैं, है ना। वाटर बहुत बड़ी चीज है, कह सकते हैं इसको कि वाटर अपने आप में जीवन है, कह सकते हैं इसको अपने आप में लाइफ गिविंग चीज है, लाइफ सेविंग चीज है यार। अगर ये पानी आपको नहीं मिलेगा भाई कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। और मजे की बात पता है क्या है कि भले कोई एलियन आके हमें बर्बाद करे ना करे, भले कोई बाहर का प्लेनेट वाला हमें अटैक करे ना करे, हम ह्यूमंस ने अपना एंड, अपना डिस्ट्रक्शन लिखना चालू कर दिया है। आपको पता है एक बड़ा डराने वाला फैक्ट आपको बताता हूं। कौन सा साल चल रहा है? 2023 है ना। 2023 की अगर मैं बात करूं, 2023 के बाद 24 आएगा और 24 के बाद वो साल आएगा जिसमें साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि भारत के कई सारे इलाके वाटर स्केर्सिटी से परेशान हो जाएंगे। वाटर स्केर्सिटी यानी पानी की किल्लत, पानी की कमी। आज जब हम सुबह ब्रश करने जाते हैं तो कई बार हमारे आलस में, जब नींद में होते हैं तो हम क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं यार। वॉश बेसिन में पानी बह रहा है, टैप खुला हुआ है, चीजें लीक कर रही हैं, लेकिन उससे फायदा क्या है? उससे फायदा कुछ नहीं है। हमें मजे आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन आपको पता है कि आप जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो सेम चीज कर रहे हैं। हमें ये लगता है यार हमारे थोड़े से पानी वेस्ट करने से क्या हो जाएगा, और इस मेंटालिटी के साथ अगर आप देखोगे ना जाने कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो कई बार इसी सोच से कि यार हमारे इतने से पानी वेस्ट करने से क्या हो जाएगा, यही सोच करके जो है पानी को वेस्ट कर देते हैं। और आप सोच के देखो, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा पानी जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। शावर में कई बार हम 20-20, 25 मिनट लगा देते हैं शावर्स के अंदर। आपको पता है कितना सारा पानी हम वेस्ट करते हैं। बाल्टी से नहा लेंगे तो शायद जल्दी नहा लेंगे, बाल्टी में पानी खत्म हो जाएगा। अपने को पता है यार लिमिटेड पानी अपने को इसी में नहाना है। जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे पानी ही ना हो। आप सोच सकते हो कितना खतरनाक है यार, कल्पना करना भी ऐसी दुनिया की बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों आइए एक चैप्टर पढ़ेंगे आज, एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे। नाम इसका वाटर रिसोर्सेज है, डेफिनेट सी बात है, जब नाम में पानी है तो पानी की बातें होने वाली यहाँ पे भी, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें नाम में अगर पानी है, वाटर रिसोर्सेज की हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो कई सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। वाटर स्केसिटी की बात करेंगे, वाटर की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या चीजें हम उसकी बात करेंगे। हम डैम्स की बात करेंगे, यहाँ पे डैम्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है हम इस पे बात करेंगे। हम यहाँ पे ये भी चर्चा करेंगे यार किस तरीके से आप देखेंगे तो मतलब पानी के जो आपको रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं। हम ये भी बात करेंगे बच्चा यहाँ पे कि किस तरीके से आप देखोगे कि जो डैम्स है जिनको बनाया गया था किसी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, वो अभी वो पर्पस सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे सवाल है जिसको आज आंसर करना है, जिसको आज जवाब देना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट से, मैं चाहूंगा कि ये टॉपिक को आपका एकदम बढ़िया से छोटा सा रखूं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इलेबरेट ना करूं। इलेबरेट इन द सेंस कि मतलब हम लोग प्रॉपर सी बातें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जबरदस्ती का इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कम शब्दों के अंदर, एकदम बढ़िया शब्दों के अंदर चीजों को समझना, है ना, एकदम क्विकली बढ़िया से पढ़ना, ताकि आप इन लेक्चर्स को खासकर अपने एग्जाम्स के पहले भी देख पाए,
ताकि जब लेक्चर आपका एक ठीक ठाक लेंथ का होता है तो बच्चे को भी देखने में इंटरेस्ट आता है। लेक्चर अगर मैं 6 7 8 घंटे का आपको डाल दूंगा यही वाटर रिसोर्सेज, तो आपका भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। यही लेक्चर अगर आपका छोटा होगा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 0.2 घंटा, तो आप भी सोचोगे यार सर बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से पढ़ लेते हैं, अपना चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और फटाफट से अपने को चीजें भी आ जाएंगी। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्प तरीके से, बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। लास्ट में आपके लिए मैप भी रखा हुआ है मैंने, तो वो भी आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग करेंगे यहाँ पे इन द चैप्टर दैट इज वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी की, कि वाटर के साथ दिक्कत क्या है बच्चे, क्यों इसकी कमी हो रही है। वाटर स्कैर्सिटी की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे डैम्स की बात करेंगे, डैम्स कह लीजिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए इसको। ठीक है, डन। चलिए हम लोग यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, यानी वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है, और कुछ केस स्टडीज है बेटा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं आज के इस प्रॉपर वाले प्यारे वाले डिस्कशन में। चलो, तो अपने लिए खाने के लिए तुम चाहे चना लेके आओ, चाहे दाल मोठ, चाहे चाय लेके आओ, चाहे कॉफी, और चाहे पानी की बोतल ही सही। ठीक है, लेकिन जो भी तुमको लाना है प्लीज लाके रख लो यार उसको, बिकॉज अगले कुछ समय तक आप बिल्कुल अपना डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करेंगे, है ना। एकदम सुकून की जगह ढूंढ लीजिए घर के अंदर जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और एकदम प्यार से अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, किताब मत निकालिए, जितना पढ़ा रहा हूं पहले उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्टेड ही घूमोगे, तो होगा क्या, ना इसका बेनिफिट उठा पाओगे ना अपनी किताब का उठा पाओगे। तो बेहतर यही है कि आप एक काम करिए बहुत सिंपल तरीके से, नंबर 1 कि आप जो है क्या करिए बच्चों, नंबर 1 आप पहले तो अपना कॉपी ले आइए, एक पेन ले आइए, जो जो बताता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइए, एक कहानी की तरह सुनिएगा, एक स्टोरी की तरह सुनिएगा, एक डिस्कशन की तरह सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों के साथ, मेरे प्यारे बच्चों के साथ मैं एक डिस्कशन करने जा रहा हूं, और हम लोग मिल करके डिस्कशन करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेंगे। चलिए तो दोस्तों ये हमारे डॉक्टर डोगेश है, और डॉक्टर डोगेश कह रहे हैं कि पानी पिया कर भाई, बिना पानी पीने से कुछ नहीं होता, जब तक पानी नहीं पियोगे जीवन में मजा नहीं आएगा। तो भैया पानी पिया करो। पानी से क्या होता है, मैंने सुना है, किसी ने कहा था कि पानी से जो है आपकी स्किन जो है बड़ी ग्लो करती है, आपकी स्किन बड़ी चमकती है। तो आजकल जो है ना एकदम चमकी चमकी स्किन के लिए मैं पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, बहुत पानी पी रहा हूं भाई, तो आप भी पिया करो, मस्त, हम लोग एकदम मस्त, सबकी स्किन ग्लो करेगी। चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ खतरनाक तोड़ू फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 96.5% जो पानी है ना दुनिया का, वो ओशियंस के अंदर पाया जाता है। ओशियंस मतलब समझते हो, जो आपके बड़े बड़े समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, इनको अपन ओशियंस कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो दुनिया का 96.5% पानी कहां पाया जाता है, आपके ओशियंस के अंदर। ठीक है, 2.5% पानी जो है आपका इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है वो पानी जो आपके नदियों के अंदर है, आपके झीलों के अंदर है, ठीक है, आपके ग्लेशियर्स के अंदर है, ये पानी आपका कहलाता है फ्रेश वाटर पानी। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो ऐसे मेरी पूंछ उठी हुई है, मेरे को लग रहा है ऐसा मस्त एकदम पूंछ को सही कर लेता हूं मैं, तो बच्चे कहेंगे ओ सर पीछे पूंछ उठी हुई है, सर आपने देखा नहीं सर। ठीक है, चलो तो पूंछ को सही कर लिया मैंने। अच्छा अब क्या है यहाँ पे, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, वो पानी जो आपका नदियों के अंदर है, झीलों के अंदर है ना, ग्लेशियर्स के अंदर जमा हुआ है, ऐसे पानी का आप जनरली इस्तेमाल करते हो। बिकॉज समुद्र के अंदर जो पानी है वो सलाइन है, खारा पानी है, नमकीन पानी है ना, तो बहुत खतरनाक नमक है उसके अंदर। अगर आप कभी पानी में ज्यादा नमक डाल के घोल के पीने का ट्राई करो तो आप नहीं पी पाओगे। तो वैसे ही कुछ हाल समुद्र के पानी के, तो उसको आप पीने के लिए यूटिलाइज तो कर नहीं सकते। तो नो डाउट समुद्र में बहुत पानी है यार, बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन उस पानी का यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है। ठीक है, डन। चले 70% जो फ्रेश वाटर है, मतलब आप सोचिए कि दुनिया का जो टोटल पानी है उसका 2.5% फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, और इसका भी जो 70% है वो जमा हुआ है, किस फॉर्म में, आइस शीट्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, प्योरली जमा हुआ है ना। तो ये पानी आप जब मेल्ट होगा, जब मेल्ट होकर के जो है पानी बहना स्टार्ट करेगा, तब जाके आप इस पानी को यूटिलाइज कर पाओगे। तो अभी ये मैक्सिमम पानी ये भी जमा हुआ है। ठीक है, और 30% से कम पानी जो है अभी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे मिलने वाला पानी। ठीक है, तो जमीन के नीचे मिलने वाले पानी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो 30% से कम पानी जो है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर्ड है। और अगर हम भारत की बात करें तो दुनिया का 4% जो बारिश है वो कहां होती है, भारत के अंदर होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश हो गई, स्नोफॉल हो गई, आपकी ओले पड़ना हो गया, तो किसी प्रकार का भी ऐसा कुछ भी एक्टिविटी होता है तो उसको हम एक कॉमन टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो दुनिया के 4% जो बारिश है या स्नोफॉल है वो भारत में होती है। इस हिसाब से भारत का जो रैंक है वो 133 यानी 133 है। ठीक है, नो डाउट भारत के अंदर नदियां हैं बहुत सारी हमारे पहाड़ों से, हिमालयन माउंटेन से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो भारत की, जिसमें को बहुत सारा पानी भी देती हैं। उन नदियों के कई सारे ट्राइब्यूटरीज हैं जो भारत में फ्लो करते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है पता है आपको,
कि हमने क्या किया है कि हमारे पास पानी की शायद कमी नहीं होती, लेकिन हमने क्या किया, अपनी नदियों को गंदा करना स्टार्ट कर दिया। जब यमुना में बाढ़ आई थी ना दिल्ली में, अभी रिसेंट में यमुना का पानी जो है बढ़ गया था एकदम से, ठीक है, रिसेंट देखिए हरियाणा का जो बैरेज है वहां से पानी छोड़ा गया। तो पता है सबसे खूबसूरत बात क्या थी? सबसे खूबसूरत बात ये थी कि यार इतने सालों में ना यमुना एक्चुअली एक नदी लग रही थी। यमुना के अंदर जब पानी आया ना, तो उसका जो गंदगी था, कूड़ा कचरा था, वो ऐसे फ्लो के साथ बहता चला गया, साफ होता चला गया। और यमुना एक्चुअली में फील हो रहा था कि यार एक नदी है। मेरे को मैं लिटरली बताऊं तुमको, मेट्रो से मैं गया हूं, मेट्रो स्टेशन क्रॉस करके सिर्फ यमुना देखने के लिए। वो जो खुशी थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। जब लॉकडाउन हुआ था तब आप देखिए यमुना साफ होनी स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद क्या हुआ, हालात दोबारा से वैसी हो गए कि अब वो नदी से ज्यादा एक बहुत बड़ा नाला लगती है। आप जाइए, उसके ऊपर से स्मेल आता है। इसका जिम्मेदार कौन है यार? इसके जिम्मेदार, इसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। हमने क्या कर दिया है, साइड में फैक्ट्रियां लगा दी। फैक्ट्री का पानी क्या है, गंदा पानी जो है सीधा जाकर के कहां गिर रहा है, रिवर्स के अंदर। अब ये काम किसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, किसी और स्ट्रिक्ट कंट्रीज के अंदर क्यों नहीं कर पाते? वहां की सरकारें अलाउ नहीं करती, ठीक है। वो लोग अभी क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं इन सब चीजों को लेकर के। और हमारे भारत में क्या है, थोड़ा पैसा खिलाया नीचे से, उसके बाद जो है बढ़िया डालो अपना कूड़े वाला पानी वहां पे नदी में, कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने रूल्स बना दिए, बट उन रूल्स की धज्जियां उड़ाना कोई इंडस्ट्रीज से सीखे। इंडस्ट्रीज क्या वो रूल्स फॉलो करती है? आंसर है नहीं फॉलो करती। अगर फॉलो करती होती तो शायद गंदा गंदा पानी जो है नदी में जाके नहीं गिरता। लेकिन अगर आप देखोगे तो बिना ट्रीटमेंट किए, वहां पे क्लियर बोला गया, अगर आप देखोगे जो हमारा प्रोटोकॉल है, एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, अगर आप देखोगे तो जो लॉज हैं वो क्लियरली कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, जो वहां के कूड़े को, कचरे को, गंदगी को साफ करे, पानी को साफ करे, उसके बाद वो पानी रिलीज किया जाए आपके रिवर्स के अंदर। बट क्या इंडस्ट्रीज फॉलो करते हैं? नहीं करते। क्योंकि जो इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर जाते हैं वो क्या करते हैं, 4 समोसा 2 लड्डू खाते हैं और पैसा लेके चले आते हैं, बस खात खत्म। तो वहां पे ना उनकी जिम्मेदारी पूरी हो रही, कौन देख रहा है उनको, कौन चेक कर रहा है? परफॉर्मेंस बेसिस पे काम तो हो ही नहीं रहा भाई, नौकरी से निकाला जाना ही नहीं है, उनको पता ही है उनको। ऐसा तो हो नहीं रहेगा परफॉर्मेंस चेक होगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, सस्पेंड होंगे, सैलरी फिर भी आती रहेगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे डर ही नहीं यार इस बात का। तो आप देखोगे एज अ रिजल्ट की भारत में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे आपको देखेंगे कि नदियां जो है गंदी हो रही है। आप पहाड़ी लोगों से सीखिए यार, पहाड़ के लोग कितने जबरदस्त होते हैं। वो लोग कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है ना अपने हर एक चीज को लेकर के, नेचर को लेकर के। पहाड़ों में नदियां गंदी क्यों नहीं होती, पहाड़ों में नदियां साफ क्यों रहती है? भाई वहां के लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर वहां के लोग कचरा फेंकना स्टार्ट करते हैं नदियों में, तो आप सोचोगे क्या नदी साफ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मानते हैं इस चीज को कि नदी को साफ रखना जरूरी है, उनका लाइफलाइन है, उससे उनका जीवन चल रहा है, तो लोग उसकी इतनी केयर करते हैं। वही जब प्लेन एरियाज में नदियां आती हैं, आप देखिए नदियों क्या हाल होता है, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हैं, है ना, सब कुछ वहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग थोड़ा सा जिम्मेदार बन जाएं अगर, तो बहुत जरूरी है बच्चे, अगर हम थोड़ा सा जिम्मेदार बन जाए तो शायद यहाँ पे कहानी कुछ और हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, बड़ी खतरनाक, अपने आप में एक बड़ी कंट्रास्टिंग इमेज है, बड़ी कंट्रास्टिंग इमेज, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे आई गेस कलकत्ता का है ये, है ना, कि अच्छा हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हो एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक और इजराइल है जिसमें एवरेज जो बारिश है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास की है, ठीक है, ये एवरेज रेनफॉल है। और इनमें कोई भी जल का अभाव नहीं, यानी वाटर स्कैर्सिटी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। और वही दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल वाला हमारा इंडिया है, जिसके कई सारे इलाकों में आज भी सूखा पड़ता है। तो आप देख सकते हो इजराइल के अंदर बारिश इतनी कम है, लेकिन वहां बारिश को मैनेज इतनी बड़ी तरीके से किया गया है कि बच्चे वहां पे वाटर स्कैर्सिटी नहीं है। हमारे पास बारिश बहुत अच्छी खासी है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां वाटर स्कैर्सिटी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन ना होने के कारण, मतलब सही तरीके से वाटर का मैनेजमेंट ना होने के कारण क्या है, नदी नालों में जो पानी है या तो तेजी से बह के समुद्र में चला जाता है, या तो गंदा हो जाता है, या तो हम उसको पल्यूट कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो हम यूटिलाइज कर पा रहे, तो अभी हम यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा एक काम करता हूँ, परमाणु हथियार बंद कर दे। परमाणु हथियार पता है ना तुमको क्या है? ये है हमारा रूम फ्रेशनर, ठीक है। तो रूम फ्रेशनर का हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैंने कहा भैया इसको थोड़ा बंद शंद कर दिया जाए, ठीक है, डन। चलो हाँ भाई, परमाणु हथियार है यार अपना मस्त लेवल का। चलो तो परमाणु हथियार मैंने बंद कर दिया है और बच्चों के पास में वापस आ गया हूँ, ठीक है। चलो अरे बड़ा घातक हथियार है भाई ये, ठीक है, चलिए। तो द पॉइंट इज, अच्छा ये उड़ान वाली क्लास में भी होता है, अगर आपको पता हो तो। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पेड बैच में जुड़े हुए उड़ान के अंदर, वो जानते हैं कि परमाणु हथियार को मैं बंद करता हूँ क्लास में अगर कभी भी चालू होता है तो, क्योंकि यार ये भी हमारा क्लास ही है ना, उड़ान वाला भी तो क्लास ही है, तो सारा मस्ती, सारा मजा, सारी चीजें भाई उड़ान वाली है कि नहीं प्यारे बच्चों? चलिए, तो मतलब मैं तो तुमको यार एज अ क्लास ही समझ रहा हूँ भाई, तुम मेरे एकदम जबरदस्त उड़ान वाले बच्चे हो।
हालांकि एक मजे और आते हैं जब उड़ान में तुम लोग आते हो ना, जब बैचेस के अंदर आते हो, तो उसमें तो हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ तुम लोग चैट पे आंसर कर पाते हो, वहां पे अपने पास पोल्स होते हैं यार, क्लास के अंदर मस्त अपन पोल्स करते हैं, मजे आते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो यहाँ पे मैं तुमसे वीडियो कॉल से कनेक्ट नहीं कर सकता। ये दो तीन चीजें जो थोड़ी सी मिसिंग है, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो मजा तो आता है यार, तुम लोग के साथ बड़ा मजा आता है। तो तुम लोग के साथ कम्युनिकेट करने का बस एक ही साधन है मेरे पास, दैट इज कमेंट सेक्शन, ठीक है। हालांकि मतलब वही चीज है, अगर उड़ान की बात करूं तो वहां पे मतलब और भी तरीके से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं यार, अपना फिर भी मजे करेंगे, अपन मस्ती करेंगे, डन। चलो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ा जबरदस्त इमेज है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक पोएट्री है सैमुअल टेलर कॉलरिज की, बड़ी जबरदस्त पोएट्री है। तो वहां पे क्या होता है कि एक बार उनकी शिप जो है ना, जहाज उनका पानी का ऐसे समुद्र में फंस जाता है जहां पे आसपास पानी इतना ज्यादा सॉल्टी है कि आदमी पी ही नहीं सकता। तो पानी तो बहुत होता है लेकिन बहुत खारा पानी होता है, तो इंसान पी नहीं पाता। तो वहां ये लाइन आती है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो अभी ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रही है। अगर आप देखोगे कि कोलकाता के अंदर बहुत बारिश हुई है, पानी सारा भर गया है ना, इस भरे पानी के अंदर जो है एक छोटा सा नल निकला हुआ है जिससे बेचारा बच्चा जो है पानी भर के ले जा रहा है। तो यूं तो कहने के लिए आसपास इसके बहुत सारा पानी है, बट ये सारा पानी यूटिलाइज कर ही नहीं सकता है ना। चलिए, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अलावा आपको कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक सर्वाइवर है कि अर्थक्वेक से बची हुई महिला है, ठीक है, और इनको पानी लेने के लिए आप देख सकते हो कितने गांव में कितने किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत रियलिटी फिगर है यार, बहुत रियलिटी वाली सच्चाई है। अगर आज भी आप देखोगे तो भारत के अंदर गांव के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी इजिली अवेलेबल नहीं है, और जो हमारी आंटी जी होती है उनको कई कई किलोमीटर चलना पड़ता है यार पानी का मटका भर के लाने के लिए। तो भारत इतना एडवांस हो चुका है, इतना हम आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इस तरीके की सिचुएशंस आपको आज भी देखने को मिलेंगी। और ये जो पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, इसी को आप कह सकते हो वाटर स्केर्सिटी। तो वाटर स्केर्सिटी के ना दो कारण हो सकते हैं। नंबर वन, पहला कारण हो सकता है कि आपके पास जो पानी है उसका क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बारिश ही नहीं होती, जहां झील भी नहीं है, जहां नदी नाले भी नहीं है, जहां तालाब भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपके पास पानी अवेलेबल ही नहीं, यानी आपके पास पानी का क्वांटिटी ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा केस तब हो सकता है जब आपके पास पानी का क्वांटिटी तो अवेलेबल है लेकिन वो पानी गंदा है, उसका क्वालिटी खराब है। अब मान लो मेरे घर के पास एक बहुत बड़ी सी झील है, तो झील का पानी अगर साफ होगा तो मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा, लेकिन उस झील का पानी अगर बहुत गंदा होगा, कूड़ा कचरा होगा, पोल्यूटेड होगा, तो शायद मैं उस झील के पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पे नो डाउट कि मेरे पास क्वांटिटी ऑफ वाटर तो है लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। और पानी का इस्तेमाल तभी बढ़िया हो सकता है जब उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। या किसी भी रिसोर्स की अगर हम बात करें तो रिसोर्स का इस्तेमाल तब बेहतर होता है जब उसका क्वांटिटी भी अच्छा हो और क्वालिटी भी अच्छा हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपके साथ। नाउ वाटर स्केर्सिटी और द नीड फॉर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वाटर स्केर्सिटी दो चीजों से हो सकती है, या तो क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है या तो क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं है, ठीक है। या तो पानी का क्वालिटी नहीं है आपके पास या तो पानी का क्वांटिटी नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो आप कह सकते हैं पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, ठीक है। अब वाटर स्कैर्सिटी के कई सारे फैक्टर्स है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, आपने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जरूरत से ज्यादा आपने यूटिलाइजेशन कर दिया, या अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, यानी जिसके पास पैसा है वो ज्यादा वाटर रिसोर्स को कैप्चर कर रहा है और जिसके पास पैसा नहीं है वो कम वाटर रिसोर्स को कैप्चर कर पा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा जबरदस्त केस स्टडी पढ़ा था एक जगह कहीं पे तमिलनाडु का, कि तमिलनाडु के अंदर खासकर चेन्नई वाले इलाके में अगर आप देखोगे तो चेन्नई में जो वाटर सप्लाई है वो बड़ी अलग अलग जगह है। वहां पे जो स्लम एरिया है वहां पे पानी बहुत कम आता है, दिन में सिर्फ 1 से 2 बार आता है। जो वहाँ का सबसे पॉश एरिया जहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं वहां पानी पूरे टाइम उपलब्ध है, पूरे 24 आवर्स पानी आता है। जहाँ पे थोड़ा मिडिल क्लासेस के लोग हैं तो थोड़े कम अमीर लोग हैं, वहां पे आप देखोगे बेटा कि पानी जो है मतलब लगभग लगभग वो लोग मंगा लेते हैं, ठीक है, या तो बॉटल्स खरीद लेते हैं या तो पानी का टैंकर मंगा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत पानी सरकार से मिल जाता है, बाकी वो लोग पानी मैनेज कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि पानी का जो यूजेज है ना वो भी काफी हद तक डिपेंड करता है आपके सोशल स्टेटस पे। यानी अगर आप बहुत अमीर हो तो डेफिनेट सी बात है आपके पास पैसा है, आपके पास सारी सुविधाएं भी है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी आप देखोगे ऐसे इलाकों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। अगर आप थोड़े ज्यादा गरीब टाइप के हो तो फिर तो गवर्नमेंट आपका कुछ ध्यान रखने ही नहीं वाली। अगर आप देखोगे कई बार जो स्लम एरियाज होते हैं वहां पे एक सरकारी नल होता है, उस नल के पीछे एक लंबी लाइन होती है, पानी भरने वाले 100 लोग होते हैं, पानी आता है सिर्फ 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने लोग कितना पानी भर पाएंगे। आप सोचिए कि मतलब एक परिवार को ना प्रॉपर 14-15 लीटर भी पानी नहीं मिल पाता। तो अपने आप में बहुत
बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आपकी कॉलोनी में आप चले जाइए, आपकी कॉलोनी में ना 10 घर है ना, अगर तो 10 के अंदर समरसेबल पंप लगा हुआ है। समरसेबल पंप मतलब जो पंप आपका नीचे से पानी खींच करके ऊपर लेके आता है, ठीक है। तो क्या किया गया, 10 के 10 लोगों ने समरसेबल लगवा लिया है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि बच्चे सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पानी खींचने का ट्राई कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जमीन के नीचे जो पानी है आपका ग्राउंड वाटर, वो बेटा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 10 की जगह मान लीजिए सिर्फ 2 समरसेबल होते हैं या 3 समरसेबल होते हैं, तो भी बड़ी आसानी से 3-3 फैमिली शेयर कर लेते, सबका काम भी हो जाता। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे टाइम आप पानी भरते रहोगे, आप एक बार समरसेबल चलाते, पानी भर लेते, आपका काम हो जाता, ठीक है, डन। अब लोग क्या करते हैं कि भाई पानी स्टोर करने से बेटर है, लोग को चाहिए होता हर समय पानी आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे, तो इससे बेटर है कि आप एक बड़ी बड़ी टंकी लगवा लीजिए। बड़ी टंकी लगती, समरसेबल पंप दिन में एक बार 2 बार चलता और सारे लोगों का पानी भर जाता, तो लोग बड़ी आसानी से कर लेते। लेकिन लोगों को क्या है, हर चीज पर्सनलाइज चाहिए, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपना पर्सनल पंप लगा के घूम रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है उस इलाके का, वो नीचे चलता चला जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओवर एक्सप्लॉइटेशन और एक्सेसिव यूज का, ठीक है। एक्सेसिव मतलब जरूरत से ज्यादा जब यूटिलाइज कर लेते हैं। डन बच्चों। नाउ वाटर रिसोर्सेज को हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खासकर ऐसे इलाकों में जैसे जो आपके ड्राई एरियाज है, यानी उन इलाकों में जहां पे आपको बारिश काफी कम होती है। तो यहां पे इरिगेशन के लिए, खासकर ऐसे सीजन में जब बारिश की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इरिगेशन के लिए आप क्या करते हो, जरूरत से ज्यादा पानी खींचते हो। कहां से खींचते हो, जमीन के नीचे से। आपने ट्यूबवेल लगा रखा है, आपने बड़े बड़े पंप्स लगा रखे हैं। तो क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है बेटा, वो रिचार्ज तो हो नहीं रहा। वो रिचार्ज कैसे होगा, जब आपकी बारिश होगी, बारिश का पानी नीचे जाएगा, तब तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि जो रिचार्ज हो ही नहीं पा रहा है पानी, और आप पानी खींचते जा रहे हो, ठीक है। जब ड्राई सीजन आ रहा है, आपको खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए, आप देखोगे तो अभी क्या है कि लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कि उसके लिए खाना भी चाहिए। अब खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खेती बाड़ी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप खेत बढ़ा रहे हो, खेती बाड़ी को इंक्रीज कर रहे हो, एग्रीकल्चर इंक्रीज कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है यार, वहां पे सिंपल सी भाषा में वहां पे जो है बेटा पानी का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, कि आप जरूरत से ज्यादा पानी को यहाँ पे खींच रहे हो, ठीक है। आपको क्या है कि आपको सिंपल पता है कि आपके पास अभी कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि आपका ड्राई सीजन चल रहा है। तो पानी कहां से आएगा, तो पानी निकालने के लिए आपने क्या किया, ट्यूबवेल लगा लिया, समरसेबल लगा लिया, उससे पानी जो है नीचे से खींच लिया। पर इससे नुकसान क्या हो रहा है कि पानी अभी तो रिचार्ज तो हो नहीं पाया, बिकॉज बारिश ही नहीं हुई। तो पानी ऑलरेडी नीचे कम था और आपने और खींच लिया, तो इससे क्या हो रहा है कि पानी का स्कैर्सिटी हो जा रहा है। उस इलाके में पानी का जो लेवल है ग्राउंड वाटर का, वो काफी नीचे चला जाएगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये कुछ ऐसे कारण है, आगे बात करते हैं ना। देखिए अब क्या है, अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद से भारत में कई सारी इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई, खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है। अगर आप देखेंगे 1990s के आसपास, 80s के आसपास, ये मल्टीनेशनल कंपनियां ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है भारत पे आना स्टार्ट हो गई। अब इसका रिजल्ट क्या, अगर आप कंपनियों की बात करेंगे तो कंपनियों को पानी चाहिए हर तरीके से। नंबर 1, इनको पानी चाहिए अपने फैक्ट्रीज में कई सारे प्रोसेस के लिए, है ना, कई सारी चीजों के लिए पानी लगता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है। तो भैया आप देखेंगे तो इन मशीनों को चलाने के लिए जो बिजली सप्लाई की जा रही है, वो भी कहां से बनाई जा रही है, पानी से बनाई जा रही है। यानी आप इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर कह सकते हैं, है ना। अगर आप देखोगे देश के अंदर 22% जो पोर्शन है बिजली का, वो हाइड्रो पावर से ही आ रहा है। मतलब इंडिया के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 22% कहां से आ रहा है, उसका 22% आ रहा है आपका हाइड्रो पावर से, यानी पानी से। तो अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, उन्होंने क्या किया है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो काफी बढ़ा दिया है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उतना ज्यादा पानी का डिमांड बढ़ेगा। नो डाउट यार, इंडस्ट्रीज से देश का डेवलपमेंट होता है, वी ऑल अग्री। लेकिन अगर आप देखोगे ये इंडस्ट्रीज क्या है ना, कि यूटिलाइज तो कर रही हैं, बट कंट्रीब्यूट वापस कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जितना पानी इस्तेमाल कर रही है, उसका थोड़ा पानी भी अगर ये प्रॉपर तरीके से बचा ले, या कुछ और अच्छा इनिशिएटिव ले ले जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, या वाटर रिसोर्सेज को बचाया जा सके, तो शायद कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये क्या कर रही है, खासकर इंडिपेंडेंस के बाद से जितनी भी आपके इंडस्ट्रीज आती गई, इन्होंने क्या किया, जरूरत से ज्यादा जो है पानी को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। अपने मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए, कहां से बन रही है, पानी से बन रही है। इसके अलावा कई सारी चीजों के लिए पानी चाहिए, धोने के लिए, प्रोडक्ट्स को साफ करने के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए क्या यूटिलाइज किया जा रहा है, यहाँ पे एकदम हैवी लेवल पे पानी। तो इंडस्ट्रीज को साथ ही साथ क्या चाहिए होता है, मशीन चलाने के लिए भी पावर चाहिए होता है, जो कहां से आ रही है, अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे, हाइड्रो पावर देश का 22% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, 22%, राइट। कई सारे इलाकों में अगर आप देखोगे, अगर पानी का क्वालिटी अवेलेबल होता है, तो पानी का पानी का क्वांटिटी अवेलेबल होता है, जो पानी का क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पानी का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा होना चाहिए।
अगर आपके पास क्वांटिटी में पानी है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप यूटिलाइज करिए, बट उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट है। अगर पानी साफ नहीं होगा, सुथरा पानी नहीं होगा, एकदम अच्छा पानी नहीं होगा, तो उसका यूटिलाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे वही वाला सिनेरियो यार कि पानी भले ही यहाँ पे क्या है कि पानी भले ही बच्चों यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इसका क्वालिटी पुअर है। क्यों क्वालिटी पुअर है? बिकॉज आपने पल्यूट कर दिया वाटर रिसोर्सेज को। आप देखोगे इंडस्ट्री का जितना वेस्ट है, आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, कहां फेंका जा रहा है कूड़ा कचरा? नदियों के अंदर, लेक्स के अंदर, झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका फ्रेश वाटर पानी है, यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका साफ सुथरा पानी है, वो क्या हो रहा है अभी? यहाँ पे बिल्कुल गंदा हो जा रहा है, कूड़ा हो जा रहा है। तो एज ए रिजल्ट ऐसे पानी का क्वालिटी बिल्कुल पुअर है और आप ऐसे पानी को यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आपका वाटर स्कैर्सिटी का। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ना अब अगर आप देखोगे तो एक स्वीडिश एक्सपर्ट है जिनका नाम है फॉल्कनमार्क। तो फॉल्कनमार्क ने एक डेफिनेशन दी है वाटर स्ट्रेस नाम की। देखिए वाटर स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वाटर स्ट्रेस का मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को जो पानी अवेलेबिलिटी है वो क्या है, 1000 से लेकर के 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। तो अगर किसी इंसान को एक साल में 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का पानी मिलता है तो आप कह सकते हैं वाटर स्ट्रेस है, यानी अपने आप में बहुत कम वाटर है। देखो पानी क्या है, पानी एक लिक्विड है, तो आप क्या करोगे उसको, डेफिनेट सी बात है जो वॉल्यूम में ही मेजर करोगे ना, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, क्यूबिक मीटर जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम पानी है ना, पानी आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, अगर किसी इंसान को मिल रहा है तो अपने आप में बहुत कम पानी है। ठीक है, तो इसको फॉल्कनमार्क कहते हैं, इसको वाटर स्ट्रेस कह सकते हैं। स्ट्रेस मतलब किसी प्रकार का जोर आप कह लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि पानी के रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बच्चे इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर दिया गया है। रीजन क्या है? बिकॉज हर एक इंसान को पानी चाहिए, और अभी जिसको इतना कम पानी मिल सकता है, जिसको इतना कम पानी मिल रहा है वो भी साल भर में, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहा है। यानी इसके लिए जो वाटर का अवेलेबिलिटी है, पानी का जो अवेलेबिलिटी है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस का अगर डेफिनेशन आता है तो 1 मार्क में आप इस डेफिनेशन को लिख करके आ सकते हैं। तो जो लिखा है बेटा एज इट इज सेम डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब अगर बात करोगे वाटर स्कैर्सिटी, और किस कारणों से आपको लगता है वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, वाटर स्कैर्सिटी दो कारणों से होती है, या तो लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डन। चलिए, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अभी बढ़िया तरीके से यहाँ पे चारों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। ये थोड़ा सा रिपीटेड है, हम लोग आगे बात करते हैं। डन, ठीक है, चलिए। ओके चलो। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जल जीवन मिशन। तो देखो वाटर स्कैर्सिटी के जितने भी हिसाब किताब थे वो तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। डन। चलिए, तो 2 मार्क्स में एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है कि जल जीवन मिशन। ठीक है, ठीक है, जो भारत की सरकार है उसने अभी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया किस पे? क्वालिटी ऑफ वाटर पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। ठीक है, डन। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन का गुणवत्ता को बढ़ाना, ताकि लोग जो है ना एक अच्छे तरीके से एक अच्छा जीवन जी सके। और एक अच्छे जीवन जीने के लिए एक साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, खासकर अगर आप देखोगे जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, इनके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। ठीक है, इसको आप जेजेएम भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है जल जीवन मिशन। सरकार द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है जिससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको खासकर गांव वाले इलाकों में यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव किया जाए। डन। गोल क्या है जल जीवन मिशन का? एक क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में कि व्हाट इज द गोल ऑफ जल जीवन मिशन। यहाँ पे गोल ये है कि हर एक घर के अंदर जो गांव का है, assured सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब वाटर फिट फॉर यूजेज। ठीक है, वाटर फिट फॉर जिस पानी को आप पी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि हम एक पाइपलाइन लगाएंगे, उस पाइपलाइन के थ्रू जो है यहाँ पे सर्विस लेवल पे 55 लीटर पर कैप्टा, यानी पर कैप्टा मतलब पर पर्सन, फिर पर पर्सन पर डे जो है पानी आप कह सकते हो इंश्योर कराया जाएगा कि क्लियर तरीके से टैप वाटर के थ्रू यहाँ पे हर एक इंसान को मिले। ठीक है, पर कैप्टा मतलब लगभग पर पर्सन ऑन एन एवरेज। ठीक है, डन। तो जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि नंबर 1 क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, खासकर आपके रूरल एरियाज में, गांव वाले इलाके में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार यहाँ पे एम करिए कि साफ सुथरा पीने वाला पानी सरकारी नलों द्वारा यहाँ पे घरों तक पहुंचाया जाएगा। एम यही है कि पर कैपिटा पर पर्सन आप मान लीजिए एक दिन के अंदर 55 लीटर पानी
पानी तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए, जिससे सब लोगों को साफ सुथरा पानी मिल सके और साथ ही साथ लोग जो है एक अच्छा लाइफ मेंटेन कर सके। बिकॉज पानी से आप देखोगे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखेंगे बच्चों तो पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है, और बीमारियों से क्या होता है यार, आपका जब लाइफ खराब हो जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है यार, आप कोई काम भी नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छा बॉडी, एक हेल्दी बॉडी बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। और आप यहां देख पा रहे हो कि सरकार का फुल ऑन जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि यहाँ पे सरकारी नलों द्वारा लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाए, जिससे लोग पानी पिए, स्वस्थ रहे और फालतू की किसी भी बीमारी से यहाँ पे दूर रहे। तो दैट इज योर जल जीवन मिशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए आइए बात करते हैं आगे नाउ। अब अगर आप देखोगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक बड़ा प्यारा फैक्ट है। एनसीईआरटी कहती है कि भारत की जो नदियां हैं, खासकर जो छोटी नदियां हैं, ये सब अभी पॉइजनस हो चुकी है। आप सोच सकते हो नाला बन गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया दिल्ली में यमुना, तो दिल्ली में यमुना के कुछ ऐसा ही हाल है। अगर आप देखोगे तो दिल्ली में यमुना नदी और कम दिखाई देती है और नाला ज्यादा लगती है। बड़ा दुख होता है यार जब कभी यमुना के ऊपर से मेट्रो जाती है ना, जो स्मेल आता है, जो काला पानी दिखता है वहां पे यार, वो बहुत मतलब बिल्कुल ऐसा फील हो जाएगा कि आप किसी बड़े से नाले के ऊपर से निकल रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं ना बहुत दुख वाली बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम नदियां अगर कहा जा रहा है कि यहाँ पे अभी टॉक्सिक हो गई, मतलब पॉइजनस हो गई। इनफैक्ट जो बड़ी नदियां हैं गंगा यमुना, ये भी जो है अभी साफ नहीं रही, है ना। गंगा यमुना ये सब पहाड़ों में तो अभी भी साफ, लेकिन प्लेन एरियाज के अंदर बिल्कुल भी साफ नहीं रही, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय रिवर पे ऊपर ना क्या क्या प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। पॉपुलेशन ग्रो करने की वजह से क्या हो रहा है, पानी का डिमांड बढ़ रहा है, तो एक्सेसिव प्रेशर बन रहा है वाटर रिसोर्सेज पे। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो रहा है। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होने से क्या होगा, पानी की खपत आपकी बढ़ जाएगी। पुराने तरीके का जो एग्रीकल्चर होता था उसमें पानी का यूटिलाइजेशन कम होता था, कंपैरेटिवली कम था। लेकिन आज जब आप बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर करोगे, मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब सारी चीजें आप लगा रहे हो उसमें, ठीक है। बिकॉज आपको ज्यादा खाना उगाना है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, कहां से पूरे करोगे इनके नीड्स। तो अभी क्या है कि आपको ज्यादा पानी भी रिक्वायर्ड है इरिगेशन के लिए, तो एज अ रिजल्ट पानी के रिसोर्सेज पे जरूरत से ज्यादा दबाव है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, लोग क्या कर रहे हैं अभी, शहर पे शहर बनते जा रहे हैं। जितने शहर बन रहे हैं वहां पे पहली बात तो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ जो वहां का गंदा पानी और जो गंदा वेस्ट है वो सारा का सारा कहा जा रहा है नदियों के अंदर। और इससे क्या हो रही है, नदियां आपकी प्रदूषित हो रही है, पल्यूट हो रही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही हैं उतना ही ज्यादा आप देखोगे कि नदियों पे वाटर रिसोर्सेज से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो यही सब कारण है जिसके चलते आप देख सकते हो कि धीरे धीरे वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आप देखेंगे बहुत कम टाइम के अंदर जो है भाई, जो भारत के कई सारे हिस्से हैं वो अभी दुनिया के ऐसे देशों को ज्वाइन कर लेंगे जहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। आपको पता है डे जीरो किसे कहते हैं? व्हाट इज डे जीरो? डे जीरो की अगर आप बात करोगे तो डे जीरो मतलब कुछ ऐसा कह लीजिए आप, एक तरीके डे जीरो कह लीजिए, आप किसी और भाषा में कह लीजिए, एक ऐसा दिन कह लीजिए जब पानी के रिसोर्सेज बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज का डेटा उठा के देखिएगा जहां बच्चों को एक ग्लास पानी भी सही से नसीब नहीं हो रहा। उनके हेल्थ स्टेटस देखिए, उनका लाइफ देखिए यार कितना बर्बाद हो रखा है। आज जब हम कंप्लेन करते हैं ना, तो एक बार याद रखना चाहिए कि उन लोगों के बारे में सोच के देखो यार जिनको पानी पीने को नसीब नहीं है। बच्चे पानी ढूंढ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज, वो देख करके ना कभी कभी ऐसा दिल एकदम खराब सा फील करता है। मैंने एक बार नेशनल ज्योग्राफिक में डॉक्यूमेंट्री देख रहा था यार, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं से वो 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी ही नहीं गई। 10-15 मिनट बाद ना मेरे को मतलब ऐसा लगने लगा यार कि मैं कितना हेल्पलेस फील कर रहा हूं, काश मैं कुछ कर पाता इनके लिए, है ना। मतलब देख पा रहा हूं बच्चे पानी ढूंढ रहे हैं, पानी नहीं है यार, लोगों के पास पीने के लिए साफ सुथरा घर नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, नालियां हैं उसी के आसपास लोग रह रहे हैं। एंड दैट इज, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तब लगता है यार कि भगवान हमें कितने अच्छे सिचुएशन में रखा हुआ है ना, हम एटलीस्ट पढ़ पा रहे हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। ये एक बहुत बड़ा मतलब सबक है हमारे लिए, है ना। और कभी ना कभी लाइफ में जब कभी भी ऐसा मौका आए कि तुम किसी की मदद कर पाओ, तुम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाओ नेचर के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे इंसान के लिए, तो यार प्लीज जरूर करना। आपको जो खुशी मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। चलिए हम फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ना। अब सवाल ये उठता है कि सर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? देखिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप वाटर रिसोर्सेज नहीं बचाएंगे तो पानी से जुड़ी हुई हजार चीजें, आपका जीवन पानी पे डिपेंड करता है। खाना बनाने के लिए चाहिए, खाना उगाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, और बाकी बहुत कुछ धोने के लिए चाहिए, है ना। सुबह वॉशरूम जाते हो पानी नहीं होगा, इमेजिन करो क्या हाल होगा। सोच के देखो कितना बुरा हो जाएगा अगर वॉशरूम जा रहे हो आप, पानी खत्म हो जाए पूरे शहर के अंदर, तो कैसे क्या करोगे? पानी की किल्लत के चलते हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ना बाहर आ पाओगे ना अंदर जा पाओगे, है ना। फिर वही वाले हाल हो जाएंगे तुम्हारा कि छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता, बाहर कैसे निकले वॉशरूम से ये समझ ही नहीं आता। तो ऐसे हालात से बचने के लिए पानी बचाना जरूरी है, कंजर्वेशन जरूरी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, हमको अगर अपने हेल्थ हैजार्ड यानी अगर बीमारियों से बचना है तो पानी आपका साफ सुथरा होना जरूरी है।
ठीक है, वाटर को, रिसोर्स को मैनेज करना जरूरी है। फूड सिक्योरिटी मतलब बेटा अगर पानी नहीं होगा तो खाना कैसे उगाओगे, जो बढ़ती जनसंख्या है उसके डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा अगर पानी के रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो आपको पानी के रिसोर्सेज चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से खाना उगा सको, राइट। कंटिन्यूएशन ऑफ अ लाइवलीहुड्स, अगर आप देखोगे हम जो जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास पानी होगा, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर जगह किया जाता है, इंडस्ट्रीज से लेकर आपके घर के किचन तक और घर के किचन से लेकर के किसान के खेत तक। तो हर एक चीज के लिए पानी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए भी जरूरी है कि अपने को पानी के रिसोर्सेस बचाने चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। अब देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बच्चे, पुराने जमाने में ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे देश के अंदर जो है वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक कोई नया नहीं है। हमारे पुराने जमाने के इनफैक्ट जो राजा महाराजा हुआ करते थे, आपको पता है वो कितने ज्यादा लाइक अटेंटिव थे, कितने ज्यादा वो चौकन्ने थे पानी को बचाने को लेकर के। उनको लगता था यार कि पानी को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है और हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर आप देखोगे हमारे हिस्ट्री के अंदर, हमारे एंशिएंट टाइम्स में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हाइड्रोलिक मतलब पानी से रिलेटेड, चाहे वो छोटे छोटे डैम्स हो, जैसे कलानाई डैम हो गया, काफी बड़ा डैम था अपने टाइम का, ठीक है, बहुत पुराने जमाने में बना है, डन। तो ऐसे छोटे छोटे डैम्स हो, एम्बेकमेंट्स हो, या और भी कई ऐसी वाटर हार्वेस्टिंग जहां बारिश का पानी जमा किया जाता हो, तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे इतिहास के अंदर हमको मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर, कैन यू इमेजिन गाइस, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यहाँ पे प्रयागराज, तो इलाहाबाद का भी नाम चेंज हो चुका है, बीच प्रयागराज, पहले भी प्रयाग ही था यार, वो बीच में चेंज हो गया था, ठीक है। तो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज के अंदर श्रृंगावेरा पूरा एक जगह है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो गंगा नदी का पानी है उसका इस्तेमाल करके, आप कह सकते हो खासकर जो बाढ़ का पानी है उसको यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि जब गंगा नदी में बाढ़ आए तो उसके पानी को बाढ़ से तहस नहस ना हो, कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो, इनफैक्ट उसके पानी को यूटिलाइज करके कुछ और बेहतर किया जा सके। तो एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कई सारे डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम्स को यहाँ पे बनवाया गया था, जो अपने आप में बच्चे एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस जमाने में, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में, राइट। चलिए अब अगर मैं बात करूं सोफिस्टिकेटेड मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स इसको आप कहते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे इरिगेशन वर्क्स आपको मिले, इरिगेशन मतलब जहां से पानी खेतों में सप्लाई करते हो, कहां मिले, कलिंग में जो कि उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे पुराने जमाने में कुछ पुरानी टेक्निक्स द्वारा जो है पानी को किस तरीके से खेतों तक पहुंचाया जाता था, ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपको मिले। 11वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो भोपाल लेक, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था अपने समय का, इसको बनवाया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के अंदर हौस खास बनवाया गया था। हौस खास आज भी है, हालांकि हौस खास के आसपास आजकल कैफेज काफी खुल गए हैं। हौस खास अगर आप देखोगे तो एक लेक भी है ना, उसके अलावा वहां पे हौस खास में एक बड़ा सा टैंक हुआ करता था, इल्तुतमिश के जमाने में बना था ये, ठीक है। उस टैंक में पानी का इस्तेमाल किया जाता था, स्टोर किया जाता था, और फिर वो जो स्टोर्ड पानी है वो आसपास के इलाकों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। आज भी आप कभी हौस खास जाएंगे तो लेक हालांकि काफी गंदा हो गया है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है आज भी, और हौस खास के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, तो आप वहां बैठ करके हौस खास के नजारे ले सकते हैं। अच्छी जगह है, मजा आएगा, कभी जाइएगा पार्टी वार्टी करने, घूमने उमने, ठीक है, डन। चले हम लोग आगे बात करते हैं। अब सवाल आता है एक बड़े जबरदस्त स्ट्रक्चर जिसका नाम है डैम, ठीक है। डैम अगर आप देखोगे तो डैम कोई नई चीज नहीं है, डैम बहुत पुराने जमाने से ही बनाया जा रहा है, ठीक है। डैम के साथ खास क्या है, डैम को बनाया जाता है ताकि पानी के जो फ्लो है, जैसे नदियों का जो फ्लो होता है ना, उसको रोका जाता है। तो डैम का मतलब है एक तरीके का बैरियर, ठीक है, डैम का मतलब एक तरीके का बैरियर। अगर आप देखोगे तो डैम क्या है कि नदी अपना बह रही है, मस्त एकदम बहती चलूं मस्त पवन में, ऐसे करके नदी बहती जा रही है। अब क्या होता है, इसके बीच में आपने बड़ा सा एकदम जो है एकदम खतरनाक टाइप का, रेसलर टाइप का जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा कि नदी के पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और ये जो स्टोर्ड पानी है आपका, है ना, ये पीछे जैसे होगा क्या, देखो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डैम है। अब कभी भी आप देखिएगा जो नदी है, नदी एकदम बह रही है, तो ये क्या करेगा, नदी के पानी को स्टोर करेगा और पीछे एक लेक जैसा बन जाता है, इसके तालाब जैसा, बड़ी झील जैसी बन जाती है, इसको आप रिजर्वायर कहते हैं। फिर ये जो आपका स्टोर्ड पानी है ना, इसका यूटिलाइजेशन करके आप बिजली बनाते हो। बिजली के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल कई बार इरिगेशन करते हो, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे तरीके होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डैम को बना के की जाती हैं, तभी तभी इसको हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो तभी इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एक डैम से जो है आप कई चीजों में इस्तेमाल कर रहे हो, उसका कई चीजों में यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो डैम क्या एक बैरियर है अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, जो क्या करता है, नदी के फ्लो को रोक देता है
और साथ ही साथ इसके पानी को क्या करता है, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है। ऑब्वियसली बात है यार, नदी मस्त बहती हुई जा रही है, उसके सामने एक बैरियर लगा दोगे तो क्या होगा, आधा नदी का पानी बैरियर में चला जाएगा, बाकी नदी जो है अपना रास्ता बदल लेगी, बिकॉज नदी तो रुकेगी नहीं, वो क्या करेगी, अपना रास्ता बदल लेगी, तो रास्ता बदल के क्या करेगी, इधर उधर से बहना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है बच्चे, आपका डैम है। कई बार जो मेन रिजर्वॉयर बनता है ना, कभी भी जब डैम पानी स्टोर करता है तो उसके पीछे आप देखेंगे, पीछे की तरफ एक तालाब जैसा क्रिएट हो जाता है, बड़ी सी झील बन जाती है, इसको आप रिजर्वॉयर कहते हैं। ठीक है, तो कई बार जो हम डैम है ना, डैम शब्द का इस्तेमाल हम इस रिजर्वॉयर के लिए करते हैं रादर देन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डैम का काम बिल्कुल सिंपल है, पानी को स्टोर करके उस पानी का यूटिलाइजेशन करके कई सारी चीजों में यूज करना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं आपसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल अगर हम ले ले, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके भाखरा नंगल डैम हो गया। ठीक है, डन। चलिए, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो बेटा भाखरा नंगल प्रोजेक्ट हो गया। कहां पे बना है, बिल्ट अक्रॉस सतलज रिवर। ठीक है, सतलज रिवर के क्रॉस बिल्ट है। इसके दो यूजेस हैं, अगर यूजेस की बात की जाए, पहली बात तो एग्रीकल्चर के लिए पानी, यानी जो आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए वो आपको यहां से मिल जाएगा, और दूसरा है आपका हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा आपका हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। डन। चलिए, अच्छा अब अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अलावा भाखरा नंगल डैम के अलावा हीराकुड डैम है महानदी उड़ीसा पे। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे बच्चे, नंबर 1 वाटर कंजर्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, प्लस फ्लड कंट्रोल। तो कुछ ऐसे मेजर कारण है जिसके चलते जो है आप देख सकते हो कि इनको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि जो ऐसे कोई भी डैम्स जिसका इस्तेमाल आप कई सारी चीजों में कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अगर आप डैम्स को देखेंगे तो डैम्स को ना कई तरीके से डिवाइड किया जाता है इनके साइज के बेसिस पे, है ना। स्मॉल में डैम्स हो गए, मीडियम डैम्स हो गए, लार्ज डैम्स हो गए, किस मटीरियल से बने, फॉर एग्जाम्पल मैसोनरी डैम्स हो गए, एम्बेकमेंट्स हो गए, है ना। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से हम कई तरीके से डैम्स को डिवाइड करते हैं। हालांकि डैम्स का इतना डिटेल क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप मोटा मोटा नाम याद रख लीजिएगा। हम दो तरीके से मेजर डिवाइड कर रहे हैं, एक तो किस मटेरियल से बना है, ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपका कितने साइज का है, स्मॉल डैम है, लार्ज डैम है, मीडियम डैम है, ठीक है, या फिर मैसोनरी डैम है अगर मटेरियल की बात करेंगे हम लोग, एम्बेकमेंट है मटेरियल की बात करेंगे। ठीक है, डन। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों फटाफट से, नाउ जल्दी से। डन। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों फटाफट से, सारे बच्चों ने यहां तक कर लिया। चलिए सारे बच्चा बाटी आगे बढ़ेंगे जल्दी से, क्लास को और आगे बढ़ाएंगे फटाफट से। ठीक है, डन। चलो, तो अभी देखिए डैम का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। देखिए इंपाउंड का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट द रिवर फ्लो। ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट रिवर फ्लो। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नदी के फ्लो को यहाँ पे रोक दे रहे हैं बीच में, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ रेन वाटर जो होता है ना बच्चे, इसका भी इस्तेमाल करके, जितना भी बारिश वारिश आ रही है इसका इस्तेमाल करके, जो पानी आप रिवर से रोक करके रिवर को जो है अपने पास कंट्रोल करके स्टोर कर रहे हो, है ना, ये सारा पानी हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए इनको यहाँ पे पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। एक तो ये यूजेज हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इसे इस्तेमाल करके। डन। अगर आप देखोगे घरों के अंदर भी और इंडस्ट्रियल एरियाज में कई बार जो है डैम के पानी को सप्लाई किया जाता है, यानी डैम से जो भी पानी स्टोर किया जाता है नदी को रोक करके, ठीक है, नदी के बहाव को कंट्रोल करके, वो पानी का इस्तेमाल कई बार डोमेस्टिक एरियाज में भी होता है और कई बार आप देखोगे तो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में भी होता है। साथ ही साथ बाढ़ को कंट्रोल करना, जिसके लिए डैम्स को बनाया गया है, अगर आप देखोगे। ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटी, कई बार लोग डैम्स में घूमने जाते हैं। अगर आप देखोगे कई सारे डैम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल टिहरी डैम।
टिहरी डैम ना, आपने कई बार इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी कि टिहरी डैम के जो पीछे का लेक है ना, लेक बना हुआ है, उसमें फ्लोटिंग हट्स हैं कि आप जो है आप फ्लोटिंग हट्स को एंजॉय कर सकते हैं टिहरी के अंदर। फ्लोटिंग हट्स मतलब वहां पे लोगों ने ऐसे होटल टाइप का बना दिया है जो डैम के ऊपर, मतलब डैम के पीछे जो झील बन जाती है ना, पानी जहां स्टोर होता है, तो वहां पे ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए लोगों ने काफी बढ़िया बढ़िया स्पॉट बना लिया है। तो आप देखोगे ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है जिसके लिए डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कई बार आप देखोगे जो डैम्स के अंदर झीलें वगैरह क्रिएट की हो जाती है ना, बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं, तो उसमें कई बार नाव वगैरह चलती है जिसको आप इनलैंड नेविगेशन कह सकते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पे मछली पालन किया जाता है, यानी मछलियां पाली जाती हैं, उस मछलियों को पाल करके जो है फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि एक डैम क्या कर रहा है, आपका मल्टीपल चीजों को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक डैम आपका क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ सॉल्व कर रहा है, इसी वजह से इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। आपको याद होगा जो देश के प्रधानमंत्री थे हमारे पहले, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डैम्स को टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। पता है क्यों कहा था? वो इसीलिए कहा था, उनको ऐसा लगता था कि डैम्स के बनने से क्या होगा कि एग्रीकल्चर की इकोनॉमी, यानी जो विलेज इकोनॉमी है वो इंप्रूव होगी, साथ ही साथ जो आपका अर्बन इकोनॉमी जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो भी आपकी इंप्रूव होगी। तो इससे क्या होगा कि देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू का मानना था, जिसके चलते जवाहरलाल नेहरू ने इसको कई बार टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा। ठीक है, कि मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स हैं, मंदिर जैसे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी यानी गांव की इकोनॉमी को और शहर की इकोनॉमी को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और दोनों लोगों को यहां पे ग्रो करने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों फटाफट से, नॉलेज मूव फर्दर। अच्छा, अब डैम के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, इसका नेगेटिव जितना पॉजिटिव है इसका, उतना ही इसका नेगेटिव भी है। ठीक है, फटाफट से देखेंगे हम लोग यहाँ पे। नंबर 1, जब आप रेगुलेट करते हो डैम के, देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिवर का ना अपना एक नेचुरल फ्लो है, जब उस नेचुरल फ्लो को आप रोकते हो तो उससे क्या होता है यार कि रिवर आसपास के इलाकों से बहना स्टार्ट करती है। ऐसे केस में जितने भी ऐसे इलाके जो काफी कम हाइट पे बसे हुए हैं, वो पूरे इलाके पानी में डूब जाएंगे। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब उसमें हो सकता है बहुत सारे जंगल हो, जंगल में रहने वाले जीव जंतु हो, तो वो भी बच्चे पानी के साथ चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो पुअर द हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ। अच्छा, इनके अलावा भी अगर आप देखोगे कि हमारा जो नदी होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, जानवर मतलब आपके एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, जैसे हमारी मछली है, अब मछली बेचारी हमारी मस्त चली जा रही है ना, मछली बनूं बहती फिरूं मस्त पानी में, ऐसे करें मछली जा रही है, पर चलो सामने डैम आ गया। अब बेचारी मछली जो है वो तो पानी के बहाव के साथ बह रही है ना यार। अब क्या हुआ कि भाई आपने बीच में डैम खड़ा कर दिया, अब इससे क्या होगा, बेचारी मछली कहां जाएगी, मछली का तो घर बर्बाद हो गया यार, है ना, ना उसके बहुत माथा पीट लेगी हो, तो मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्या करूं, है ना। तो मछली का तो घर बर्बाद कर दिया तुमने। अब क्या होता है, कई बार अगर आप देखोगे तो जो मछली वगैरह होती है ना, और जो नीचे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ये लोग अपने अंडे वगैरह ना कहीं और देते हैं जाकर के, ये ऐसा होता है ना, और फिर ये लोग वापस आते हैं घूम करके उसको देखभाल करने। अब तुमने जब डैम बना दिया तो रिवर का फ्लो ही चेंज हो गया, तो इससे क्या हुआ भाई, जब रिवर का बहाव बदल गया, जब रिवर का फ्लो चेंज हो गया, तो अब बेचारी ये जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनका भी अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ना। एक पहली बात तो इनको पता है कि यार एक पर्टिकुलर जगह जाना है, उधर ही अंडे वंडे देने हैं, उधर मस्त। अगर आपने बहाव चेंज कर दिया तो वो पूरा तो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा इनका हैबिटेट, तो अभी लोग जाएंगे कहाँ पे, है ना। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डन। जो फ्रैगमेंटेड मतलब जो डिवाइडेड रिवर्स होती हैं, वो भी माइग्रेशन भी बहुत मुश्किल कर देती है। अगर आप देखोगे तो एक्वाटिक फौना, जो एक्वाटिक आपके वाइल्ड लाइफ है, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह डाइवर्ट होता रहता है, यानी बहता रहता है ना, माइग्रेट करता रहता है। डेफिनेट सी बात है सिचुएशंस के हिसाब से। लेकिन जब रिवर्स क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, कैसे, जब आप डैम बना देते हो तो इनको माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज क्या था, इससे पहले जो था नदी एकदम खुली थी, तो इनका सेट रूट डिसाइडेड था, इनको पता था कि इसी रूट से जाना है, इसी रूट से आना है। अब आपने क्या किया, बीच में बैरियर बना दिया, अब बेचारे कंफ्यूज हो गए कि भैया जाना किस रूट से, आना किस रूट से, तो माइग्रेट करना जो है भी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, डन। डैम्स इनफैक्ट जो फ्लड प्लेन्स पे बनाए जाते हैं, फ्लड प्लेन्स मतलब ऐसे इलाके जहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेटा ऑलरेडी यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, और आपने डैम्स बनाने से क्या किया, नदी का फ्लो चेंज कर दिया, तो इसमें होगा ये कि जो आसपास के इलाके हैं वो डूब जाएंगे पानी में। डन। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो पूरा इलाका है यहाँ पे ना, चाहे वेजिटेशन हो, पेड़ पौधे हो, छोटे मोटे जीव जंतु हो, या सॉइल मिट्टी हो, सब यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट आप कह सकते हो उस पूरे इलाके का जो फर्टिलिटी है या एनवायरमेंट है, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है अपने आप डैम के ऊपर। डन। चलिए, इसके अलावा अगर आप डैम के नेगेटिव इंपैक्ट्स को देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि जो लार्ज डैम्स है उनके बनने से बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हो गए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, टिहरी डैम आंदोलन हो गया। कई बार जो लोकल लोग होते हैं ना बेटा, उनको अपनी जमीनों को गिव अप करना पड़ता है। खासकर आप देखिए नर्मदा के केस में, जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा के ऊपर, बन गया है फिलहाल, उसमें क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि नंबर 1, 40,000 के आसपास हेक्टेयर का जो जंगल का एरिया पहले तो वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, वहां पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं ना बेटा, उनकी जमीनें चली जाएंगी। तो डेफिनेट सी बात है कि
जंगलों के आसपास, नदियों के आसपास कई बार जो गांव वाले रहते हैं, जब डैम बनाया जाता है तो उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं। अब जमीनें छीनने का मतलब है कि उनका घर बार चला गया, साथ ही साथ जिस खेत पे वो काम करते थे, जिससे पैसे कमाते थे, वो खेत भी बर्बाद हो गए। तो अब इनके पास दो समस्या है, नंबर 1 कि रहने के लिए कहां जाएंगे, दूसरी कि क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे, जो यहाँ पे अभी इन लोगों को फेस करना पड़ता है। डन। तो सवाल उठता है कि अगर ये लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो बेनिफिट किसको हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट हो रहा है दो बड़े लोगों को। नंबर 1 हो सकता है आपके जो बहुत अमीर किसान हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, या आपके शहरों के अंदर रहने वाले बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। तो लेकिन ये जो लोकल लोग हैं, कॉमन लोग हैं, इनको कोई बेनिफिट नहीं है बड़े बड़े डैम्स बनाने से। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ नर्मदा बचाओ आंदोलन 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आया भी है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने पीपल को, लोगों को, फार्मर को, एनवायरमेंटिस्ट को, जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले थे, सबको यहाँ पे मोबिलाइज किया, यहाँ पे एनकरेज किया कि आप सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट आंदोलन चलाइए, जो कि बनाया जा रहा है कहां पे? गुजरात के अंदर, ओवर नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ओरिजिनल फोकस यहाँ पे पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ही था कि एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि इनका मानना था कि करीब 40,000 हेक्टेयर जो जंगल का इलाका है वो यहाँ पे डूब जाएगा अगर ये डैम बनता है। बाद में जो है इनका फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ और इन्होंने उन लोकल आदिवासियों के लिए भी आंदोलन करना स्टार्ट किया, जिनका अभी यहाँ पे घर बार, खेत, सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ खत्म हो जाएगा। कि सरकार जो है अगर इनको भगा रही है यहाँ से, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड की जाए, काम करने के लिए जॉब दिया जाए, जिससे इनका लाइफ जो है इंपैक्ट ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे कई सारे ऑब्जेक्शंस यहाँ पे ना प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के उठे हैं। रीजन क्या है? इन प्रोजेक्ट्स को जिन पर्पस के लिए बनाया गया था, ये वो पर्पस अचीव ही नहीं कर पाए। अब फॉर एग्जांपल कई सारे केसेस में देखा गया है कि डैम्स ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है जिसके चलते अर्थक्वेक्स भी आए है ना, भूकंप आया, इनफैक्ट बाढ़ और बढ़ गई है ना, बाढ़ कम होने के बजाय बाढ़ और बढ़ गई है। कि मोस्ट ऑफ द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड कि भैया फ्लड्स को कंट्रोल करोगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? और फ्लड्स को कॉज कर दिया है। डैम्स के चलते क्या हुआ है बच्चे? सॉइल इरोजन भी बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आप देखोगे कि आपने क्या किया, डैम्स जब बनाए, जरूरत से ज्यादा जब डैम्स बना दिया आपने, तो उससे क्या हुआ? जो आसपास का इलाका है जब वो डूब गया, खासकर ऐसा इलाका जो नीचे एलिवेशन पे था, बिकॉज नदी का कोर्स चेंज हुआ, नदी का रास्ता चेंज हुआ, तो नदी क्या करेगी? आसपास चीजों को डुबा देगी। तो ऐसे में क्या हुआ? जो मिट्टी थी आपको बेकार हो गई, सॉइल आपकी रोड हो गई, तो अब वहां पे ना खेती बाड़ी हो सकती है, ना भी आप कुछ और काम कर सकते हो, है ना। तो डैम्स के ऊपर इल्जाम भी लगता है कि डैम्स की वजह से अर्थक्वेक आया है। कई सारे जगहों में जब पानी भर जाता है तो वहां से क्या होता है? वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाती हैं। कई जगह आप देखोगे जब पानी ठहर जाता है ना, कभी कभी आप देखिएगा जो झीलें क्रिएट हो जाती है ना डैम्स के पीछे, वहां पानी कभी रुक जाता है। रुकने वजह से क्या होता है? पानी के नीचे गंदगी जमने लगती है, तो एज अ रिजल्ट वहां का एक्वाटिक लाइफ भी खराब होता है, प्लस वो पानी भी आपका पोल्यूट होता है। तो अगर आप देखोगे कि जो साबरमती बेसिन है वहां पे लड़ाई भी हो गई थी कई बार, कि जब वहां पे सूखा पड़ा हुआ था, तो सरकार क्या कर रही थी? ज्यादा प्रायोरिटी दे रही थी आपके अर्बन एरियाज को, और वहां पे फार्मर्स इसी बात से गुस्से में थे। उन्होंने क्या कहा था? भाई क्लियर एंड कट वे में कि हमको यहाँ पे हमारी फसलें खराब हो रही है और आप हमें पानी देने के बजाय प्रायोरिटी दे रहे हो अर्बन एरियाज को, जो कि गलत बात है यार। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे डिस्प्यूट्स आप देखोगे तो पानी को चलते और डैम्स के चलते उठे हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो डैम्स के कुछ और डिस्प्यूट्स थे तो आप यहां याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, साबरमती बेसिन वाला। ठीक है, डन। चलिए, ओके, ठीक। तो उसमें लिख लीजिएगा बच्चों वही वाला, गुजरात के अंदर साबरमती बेसिन का कि फार्मर्स यहां पे काफी एंग्री थे। ठीक है, फार्मर्स वर एंग्री। रीजन क्या है? यहां पे रीजन बहुत सिंपल था, मोर वाटर्स बीइंग सप्लाइड टू, मोर वाटर बीइंग सप्लाइड टू अर्बन एरियाज। डन। ज्यादा पानी किसको सप्लाई किया जा रहा है बच्चों? यहां पे अर्बन एरियाज को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इरिगेशन पैटर्न जो है ना बच्चे काफी ज्यादा चेंज हो गया है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इरिगेशन पैटर्न है चेंज, इरिगेशन पैटर्न काफी चेंज हो गया है। लोग अभी क्या कर रहे हैं? ज्यादा ज्यादा कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो इरिगेशन पैटर्न है चेंज, पानी की ज्यादा अवेलेबिलिटी से। जो फार्मर्स है अभी किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स पे। फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। डन।
एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो जो गैप है ना, जिनके पास पानी का एक्सेस है, बड़ी आसानी से जो पानी ले पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उनके पास तो पानी से फायदा आ रहा है, वो पैसे कमा ले रहे हैं यार, रिच हो जा रहे हैं, अमीर हो जा रहे हैं। बेचारे जो गरीब लोग हैं वो इस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो जो गैप है ना आपके रिच और पुअर के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे इस वजह से काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे गुजरात साबरमती बेसिन में आप देखोगे जो शहर के लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, तो सरकार अभी क्या कर रही है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। और गुजरात का किसान क्या कह रहा है कि भैया आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, हमें अभी जब सूखा पड़ रहा है, हमें ड्राई टाइम है, तो हमको पानी चाहिए, आप पानी नहीं दे रहे हमें, आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अर्बन एरियाज को, जो कि सरासर गलत चीज है। ठीक है, डन। चलो, अब अगर आप देखोगे सेम केस इरिगेशन पैटर्न से भी, जब ज्यादा पानी अवेलेबल है यहाँ पे लोगों के पास, तो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये अभी ज्यादा वाटर इंटेंसिव यानी ऐसे क्रॉप्स उगाने का ट्राई कर रहे हैं जिसमें पानी ज्यादा लगता है, कमर्शियल क्रॉप जिनको बेच करके ज्यादा पैसे आ जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते आप देख सकते हो समाज में कई सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। डन, चले आगे बात करते हैं फटाफट से। जैसे कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट्स, अच्छा इनफैक्ट ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पानी के चलते ना कई सारे स्टेट्स के बीच में आपस में झगड़े हो गए। फॉर एग्जांपल कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसका जो पानी है बेटा, यहाँ पे ना कर्नाटक और आंध्रा की प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया। किस बात का ऑब्जेक्शन है, ये कह रहे हैं कि जो कोयना डैम बना हुआ है ना, कोयना डैम आपका बना हुआ है बच्चे, तो कोयना डैम का जो पानी है महाराष्ट्र सरकार ज्यादा जो है अपनी तरफ ले रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे हो ये रहा है कि बेटा जो नदियां अभी आंध्रा और आपके कर्नाटक वाले इलाके में आ रही है उनमें फ्लो काफी कम हो गया है। अब उन्हें फ्लो कम होने से क्या होगा बच्चे, डेफिनेट सी बात है कि पानी जिस अवेलेबिलिटी में मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं पा रहा है, तो इससे दोनों को नुकसान है। मतलब इन स्टेट्स के जो इंडस्ट्रीज हैं प्लस एग्रीकल्चर है, दोनों को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रही है कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि कोयना डैम का पानी ज्यादा जो है अपनी तरफ मोड़ लिया है। एज अ रिजल्ट हमारी नदियों का जो फ्लो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है। तो दैट इज अ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, और इसी वजह से जो है इन तीनों स्टेट्स के गवर्नमेंट के बीच में अपने आपस में लड़ाई चल रही है। इसको आप कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपका बन सकता है। डन प्यारे बच्चों, चलिए नाउ इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब डैम से पानी रिलीज किया गया था ना, तो जो महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लड्स आए थे 2006 के अंदर, इन्होंने फ्लड्स को और बढ़ा दिया था। इडुक्की डैम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। केरला फ्लड्स आपको याद होंगे कुछ साल पहले, तो केरला फ्लड्स के और ज्यादा बढ़ने का कारण भी यही था कि डैम से जो पानी रिलीज किया गया था उसने फ्लड्स को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अभी यमुना में दिल्ली के अंदर फ्लड्स आए थे, आपने देखा होगा, जो आपका हथनीकुंड बैरेज है हरियाणा के अंदर, वहां से पानी रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, तो भी यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया था यमुना के अंदर। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देते हैं जहां पे क्या होता है कि जब डैम्स को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, और एज अ रिजल्ट आप देखोगे उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऑब्जेक्शंस यहां पे रेस किए जा रहे हैं। ठीक है, डन। चले तो बच्चे आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सरदार सरोवर डैम की अगर हम बात करें, इसको बिल्ड किया गया कहां पे, नर्मदा, गुजरात में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है, भारत का 4 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है जितने भी आपके सूखे इलाके हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात के, है ना, करीब 9490 विलेजेस हैं और 173 शहर हैं, और राजस्थान के 124 गांव हैं, इनको यहां पे पानी पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो नो डाउट सरदार सरोवर से बेनिफिट भी हो रहा है, बट सरदार सरोवर से नुकसान भी हो रहा था। तो दोनों ही एस्पेक्ट से, पॉजिटिव भी और आपके नेगेटिव भी। डन, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों फटाफट से। लास्ट टॉपिक है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बाद टॉपिक आपका खत्म है। लास्ट मैप वर्क बताऊंगा, चैप्टर विल वाइंड अप। तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट का टाइम है, 5 से 6 मिनट के अंदर हम लोग चीजों को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, डन। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है सिंपल मेथड जिसमें आप बारिश का पानी कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके उसको यूटिलाइज करते हो अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, जैसे जो कलेक्टेड रेन वाटर होता है उसको आप स्टोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो अलग अलग वेज में। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक पाइप के सहारे नीचे किसी कुएं में पानी डाल सकते हो, उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो जाएगा। डन। अब अगर आप देखोगे तो हमारे देशों में अलग अलग प्रैक्टिसेस चलती आई हैं बहुत जमानों से। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न हिमालयस में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों ने ना डाइवर्जन चैनल्स बना लिए। यहाँ क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक पानी जो है एक सर्कुलर से टैंक में इकट्ठा किया हुआ है, फिर वहां से आपने ऐसे गली जैसी बना ली है, पाइप जैसे निकाल लिए हैं, और वो जो पानी है आपका वो कहाँ जा रहा है, आपका खेतों तक जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो बारिश का पानी है वेस्ट भी नहीं हो रहा और खेतों में पानी भी मिल जा रहा है। तो ऐसे चैनल्स को आप गुल्स या कुल्स कहते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आप देखेंगे जो राजस्थान की रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका है, इसको आप टंका कहते हैं। तो टंकास बड़े पॉपुलर है। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी राजस्थान के अंदर अभी पानी को स्टोर करने की। हालांकि अभी जब से इंदिरा गांधी कैनाल बनाया तो उससे राजस्थान में अच्छा खासा पानी आ रहा है, तो ये जो टंका वाली प्रैक्टिस है थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी कई सारे घरों में ये फिर भी होता है। देखिए टंका क्या होता है, टंका ना एक लार्ज टैंक होता है, बहुत बड़ा सा टैंक है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो छत पे बारिश का पानी जमा हो रहा है उसको पाइप के सहारे उस टैंक में ला करके स्टोर कर दिया जा रहा है। और जनरली ये टैंक जो होता है तो घर के आंगन में होता है या तो अंडरग्राउंड बनाया जाता है। कई बार आप देखोगे लोग इसके बगल में कमरे बनवा लेते हैं। इससे होता क्या है कि इसमें पानी भरा होता है, तो पानी भरा होता है मतलब ठंडक रहती है। तो गर्मी के टाइम में एक बहुत बढ़िया तरीका है जहां पे ठंडक भी मेंटेन रहती है आपके घर में और पानी भी मिलता रहता है। ठीक है, डन।
चलिए, अगर आप देखेंगे जो फ्लड प्लेन्स है बंगाल के, फ्लड प्लेन्स यानी जहां बाढ़ बहुत आती है, लोगों ने ना ऐसे चैनल्स बना लिए, ऐसे गले, ऐसे बड़े बड़े नहरें टाइप की बना ली। इससे क्या होता है, जितना भी बाढ़ का पानी है इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है खेतों के अंदर। जो आपके ड्राई एरियाज है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी ड्राई एरियाज हैं राजस्थान के, वहां पे जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड्स यानी जो खेत हैं, उनको यहाँ पे एक स्टोरेज फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी होता क्या है, जब बारिश होती है वहां पे, जितने भी आपके ड्राई एरियाज हैं राजस्थान के, तो बारिश को ना खेतों में ऐसे पड़े रहने देते हैं, मतलब बारिश का पानी निकालते नहीं है। उससे क्या होती है, मिट्टी नरम हो जाती है। तो जो मिट्टी नरम हो जाती है, फिर इसमें खेती करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जोहाड़ और खादिन। जैसलमेर के अंदर खादिन कहा जाता है और बाकी हिस्सों में राजस्थान के इसको हम जोहाड़ कहते हैं। तो आपने क्या किया कि आपके पास एक खेत था, अब इस खेत में क्या हुआ, बारिश हुई, तो बारिश के पानी को आपने निकाला नहीं, यहीं जमा रहने दिया। ठीक है, और जिससे होगा क्या है, जो आपकी मिट्टी वो नरम हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, और आप बड़ी आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो। डन, तो इसको हम कहते हैं जोहाड़ और खादिन, राइट। टंकास के मैंने आपको बात किया कि टंकास क्या है, एक वेल डेवलप्ड रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे क्या आपका घर है, ठीक है, इस घर की छत से आपने क्या किया, आपका घर का आंगन है और यहाँ पे हमने टंका बना लिया। तो हम यहाँ से एक सिंपल ऐसे स्लैंटिंग पाइप लेके आएंगे। इससे होगा क्या कि जो जितना भी बारिश का पानी है वो यहाँ से आएगा, फिल्टर होता हुआ इस टैंक के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं टंका। तो अगर आप देखोगे तो ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है राजस्थान के बीकानेर, फालोड़ी, बाड़मेर के अंदर रेन वाटर बचाने के लिए। बहुत सारे घरों ने यहाँ पे अंडरग्राउंड रूम्स बना लिए हैं टंका के बगल में। इससे क्या होता है कि जो गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे इनके जो रूम्स हैं जो टंकास के बगल में बने हुए हैं, अभी ये ठंडे रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट पहला जो पानी होता है बारिश का, उसमें गंदगी होती है, उसको कलेक्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद जितना भी पानी होता है उसे कलेक्ट किया जाता है। रेन वाटर को लोकल भाषा में राजस्थान में पालार पानी कहा जाता है। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। ठीक है, राजस्थान में लोकल भाषा में रेन वाटर क्या कहते हैं, आप कहते हैं पालार पानी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कम होती जा रही है। रीजन क्या है, इंदिरा गांधी कनाल बनने की वजह से पानी जो है ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल है आपके राजस्थान में। डन। तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट था जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया था। डन। और जिसने नहीं किया ऐसा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट भी था। तो तमिलनाडु ने कंपलसरी कर दिया है कि तमिलनाडु के अंदर पानी का इशू है यार। तमिलनाडु ने क्लियरली कहा है कि हर एक घर क्या करेगा, अपने ऊपर रूफटॉप हार्वेस्टिंग लगाएगा। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपके छत के ऊपर जितना भी पानी जमा है उसको एक एक पाइप के सहारे आप नीचे ले आएंगे, फिल्टर करके आप चाहे तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप उसको कहीं स्टोर कर दें, जिससे पानी जो है आपका बचत हो सके। डन। चलिए, एक और कहानी आती है। अच्छा, मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय में नो डाउट पानी का कोई कमी नहीं होना चाहिए, बिकॉज चेरापूंजी, मौसिनराम दोनों वही हैं जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, फिर भी अगर आप देखोगे तो मौसिनराम की अगर हम बात करें बच्चे, मौसिनराम 55 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है शिलोंग से, है ना, जिसको काफी ज्यादा खतरनाक बारिश मिलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप देखोगे तो इस इलाके में काफी बारिश होती है, लेकिन फिर भी शिलोंग जो है मतलब काफी ज्यादा वाटर शॉर्टेज फेस करता है। तो अगर आप देखोगे हर एक घर के अंदर यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनके वाटर नीड्स को आप मीट कर सकते हैं। डन। चलिए, तो ये देखिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा अच्छा खूबसूरत नजारा है कि जहां पे आप क्या देख सकते हैं, छत से पाइप आ रहा है, उस पाइप के सहारे देखिए टंका जैसा कुछ बना हुआ है, टैंक जैसा बना हुआ है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पानी को स्टोर किया जा रहा है। डन। चलिए, आगे बात करते हैं बच्चे, गेंडाथुर एक विलेज है मैसूर कर्नाटका के अंदर। तो यहाँ पे हर एक घर के अंदर आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिल जाएगा। केस स्टडी आ सकता है, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे करीब 200 घर हैं जिन्होंने अपने अंदर ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल किया हुआ है। और इनफैक्ट इसको स्पेशल पोजीशन मिला है यहाँ पे कि ये जो पूरा गांव है आपका गेंडाथुर का, इसको कहा जाता है कि ये रेन वाटर रिच है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश का पानी बचाया जाता है। जन, अगर आप देखोगे गेंडाथुर को एनुअल जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन जो एनुअल बारिश है, वो करीब 1000 मिलीमीटर रिसीव होती है, और इसमें से 80% बारिश को ये लोग बड़ी आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10 बार ये लोग कलेक्ट करते हैं और 80% जो टोटल वाटर है, जितना बारिश होती है यहाँ पे, उसका कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, हर घर यहाँ पे करीब 50,000 लीटर तक पानी बचा लेता है एक साल में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 200 घरों से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना पानी ये लोग बचाते हैं एक साल के अंदर, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बढ़िया चीज है सीखने के लिए। चलिए, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है मेघालय के अंदर। 200 साल पुराना सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो बंबू की लकड़ी होती है ना बेटा, उसको पाइप के सहारे यूज करते हैं। आपने देखा होगा बैम्बू की लकड़ी ना अंदर से खाली होती, खोखली होती, तो ये लोग क्या करते हैं, किसी भी नियर बाई जहां पे पानी का सोर्स है, जैसे नदी हो गई, कोई नहर हो गई, तो वहां से बंबू की लकड़ी को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि पानी जो है ना बेटा, इसके थ्रू होता हुआ कहां तक जाता है, पूरे जहां पे आपने प्लांट्स लगाए हुए। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि एक पास में कोई नदी या नाला होगा, वहां से बंबू की लकड़ी अटैच की, तो पानी वहां से आना शुरू हुआ। फिर इसको अलग अलग एंगल्स पे इन्होंने सेट कर दिया, तो पानी क्या ऐसे धीरे 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 करते करते ग्रेविटी के सहारे बहता हुआ जा रहा है। अब जहां पे सड़कें आ जाती हैं, ये लोग बैम्बू के पेड़ को ऐसे ऊपर की तरफ से निकाल जाते हैं। ठीक है, डन। अब क्या होता है कि जहां पे पानी इनको देना होता है, जिस
प्लांट को पानी देना होता है, वहां तक आते आते चैनल को थोड़ा सा, ये चैनल है आपका, ठीक है, ये जरिया है, मतलब ये पाइप है, बैम्बू का लकड़ी है जिसके थ्रू पानी आ रहा है। तो जहां पे जिस प्लांट को पानी देना होता है वहां तक आते आते लोग क्या करते हैं, इस पानी के फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो भी आपका प्लांट है, पानी सीधा कहां गिरता है, पानी सीधा यहां पे आके गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इससे फायदा क्या होता है, पहली बात तो पानी का वेस्टेज नहीं होता, दूसरी बात पानी सीधा कहां गिरता है, आके पेड़ की जड़ पे। तो इसको हम कहते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, ठीक है। इरिगेशन मतलब पानी के थ्रू सिंचाई करना पौधों की। और बैम्बू, क्योंकि यहाँ पे बैम्बू की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, बैम्बू बांस की लकड़ी का, तो बांस की लकड़ी अंदर से खाली होती है ना, हॉलो होती है, तो उसको यहाँ पे पाइप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी के थ्रू पानी को लाया जाता है और जहां पे पानी देना होता है वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को हम दे देते हैं। डन, चलिए सॉर्टेड है। चलो, तो बच्चे एक मैप आएगा आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने हैं, कुछ मेजर मेजर प्रैक्टिस करने हैं। देखो मैं बता देता हूं, फॉर एग्जांपल आपको सलाल पूछेगा, सलाल बना हुआ है बेटा आपके कश्मीर के अंदर, जितना भी आपका डॉटेड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद भाखरा नंगल पूछेगा, भाखरा नंगल आपको पंजाब और हिमाचल टच करता हुआ दिखाई देगा, दिस इज योर भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है, सतलज नदी पे बना हुआ है। टिहरी के लिए आप राइट आएंगे, टिहरी बना है आपका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान के दो हैं, राजस्थान में आप आ जाएगा, एक गांधी सागर डैम है, दूसरा राणा प्रताप सागर, जिसके जस्ट ऊपर मार्क करने को आएगा या फिर आपसे आइडेंटिफाई करने को पूछ सकता है। राजस्थान में ऊपर की तरफ बोलेगा तो राणा प्रताप है, नीचे की तरफ गांधी सागर है। नर्मदा, ये आ जाएगी गुजरात वाले सेक्शन में, आपका नर्मदा बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोयना डैम आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र वाले सेक्शन में, जिसकी हमने बात की थी अभी। उसके जस्ट नीचे आएंगे आपको टुंग भाद्रा मिल जाएगा आंध्रा वाले रीजन के अंदर, तेलंगाना आंध्रा वाले रीजन में, ठीक है। पेरियार डैम आपको मिलेगा केरला में, तो आपको केरला आ जाना है बिल्कुल नीचे। डन। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे हीराकुड डैम, ये उड़ीसा वाला सेक्शन है, महानदी आपकी बह रही है, तो यहां पे उड़ीसा वाले सेक्शन में आपको मिलेगा हीराकुड डैम। डन। तो ये मेजर डैम्स है जो आपसे क्वेश्चन करते हैं आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस करने हैं बच्चों, सिर्फ प्रैक्टिस ही सारा खेल है यहाँ पे। तो आप सलाल के लिए कश्मीर जाएंगे, भाखरा नंगल हिमाचल पंजाब वाले बेल्ट में राइट में जाएंगे, उत्तराखंड का टिहरी है। इधर उड़ीसा में आ जाइए, ईस्टर्न पार्ट में हीराकुड मिल जाएगा। वेस्टर्न कोस्ट पकड़ लीजिए, सबसे पहले सरदार सरोवर, इसके नीचे आएंगे कोयना, इसके नीचे टुंग भाद्रा, इसके नीचे आपका पेरियार, ठीक है। इससे ऊपर आपको कावेरी नदी यानी थोड़ा तमिलनाडु सेक्शन टच करता हुआ मेटूर डैम मिलेगा। डन, ये नहीं आता जनरली। और राजस्थान में दो डैम से, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ठीक है बच्चों। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक को करते हैं एंड। उम्मीद है मजा आया होगा एक क्विक और प्यारे से बढ़िया से रिवीजन में, बढ़िया से डिस्कशन में। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल एंड मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जुड़े रहिएगा अपने प्यारे प्लेटफॉर्म उड़ान के साथ। और बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर इसको नोट्स को पढ़ भी लोगे ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, उड़ान बैच में जाके आराम से ले सकते हो, उड़ान वाईटी का जो बैच है। और इन नोट्स को पढ़ लीजिए, बड़ी आसान से क्रिस्प तरीके से आप पढ़ भी पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे और अपनी चीजों को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, मेरे को कोई भी 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आप कमेंट सेक्शन में बताओगे और मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स को। डन बच्चों, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और सुनो, भूल मत जाना रे, दोबारा फिर भी आना रे। चलो बाय गाइस, टेक केयर।